हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे टैक्सेशन इन केस ऑफ फर्म एलएलपी का क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आई एम वेलकम टू ऑल द सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ और सजेशन है तो डू टेल मी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। ये एक ए प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एलएलपी में कन्वर्ट कर गया है। कब? ऑन 1/4/20। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो था एलएलपी बन गया है। तो हम एक सेक्शन है जो कि लास्ट लाइन इस क्वेश्चन का देख सकते हैं। अज्यूमिंग दैट द कन्वर्शन फुलफिल्स ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 47(13)(b। ये जो सेक्शन 47(13)(b है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होता है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं समझेंगे। मतलब वहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर सारा कंडीशंस की सेक्शन में फुलफिल हो जाएगा तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसको पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब एज ट्रांसफर उसको नहीं समझेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। तो उसमें अब हमारा है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि कंपनी जो एलएलपी में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ों का डिडक्शंस और कैरी फॉरवर्ड मिलता है और कुछ चीज़ों का नहीं मिलता है। तो वही हमें बोला गया है कि दे दिया है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस है कि 13.32 लाख और 27.05 लाख रेस्पेक्टिवली। अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट दे दिया है 8 लाख। WDV ऑफ एसेट्स दे दिया है, लैंड का कॉस्ट दे दिया है और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एक्सपेंडिचर दे दिया है। तो अब हमें बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट द कन्वर्शन फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द हैंड्स ऑफ एलएलपी। सो एज एलएलपी फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस जो भी सेक्शन 47(13)(b में है तो इसीलिए उसको सारा डिडक्शंस मिलेगा। ठीक है, तो हम इस पूरा क्वेश्चन देखें तो अब उसके हिसाब से पहला जैसे कि है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस जो टोटल दिया हुआ है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। एलएलपी को उसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 72A(6) से। देखिए सेक्शन याद नहीं भी रहने से चलेगा क्योंकि हमें जस्ट बताना है डिडक्शन मिलता है कि नहीं। सारा पॉसिबल नहीं होता है इतना सेक्शन ध्यान रखने का। तो ये डिडक्शन मिल जाएगा। हम यही बोलेंगे कि डिडक्शन मिल जाएगा और एलएलपी जो है वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकेगा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी, बिजनेस लॉस भी एज ऑन 31 मार्च 2020। लेकिन हम ये बोलेंगे कि अगर फर्दर मतलब यहाँ पर एलएलपी बनता है कि बट अगर आफ्टर ईयर्स में कभी भी एलएलपी जो है ये जो कंडीशंस है इसमें से कुछ भी वायलेट करता है तो उसको जो ये डिडक्शन मिला था वो उसका इनकम चार्जेबल हो जाएगा। मतलब कि आफ्टर ईयर्स में इफ एनी ऑफ द कंडीशंस, आपको अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। इफ एनी ऑफ द कंडीशंस वायलेटेड तो उसके बाद उसका जो है जितना भी उसको डिडक्शन मिला होगा द डिडक्शन will be taxable as income in hands of LLP। तो दिस इज द मेन थिंग कि कंडीशंस वायलेट हो जाएगा सेक्शन 47(13)(b का, देन इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ एलएलपी। जौन सी ईयर में ही वायलेट होता है उसी ईयर में चार्जेबल हो जाएगा। उसके बाद जाके है अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट। ये पहला वाला गया, पहला वाला का हम बता दिए कैसे होगा ट्रीटमेंट। अब दूसरा वाला जो है अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट 8 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट। तो हमारा जो सेक्शन नंबर बोलता है 115JAA और ये सब सेक्शन 7 ये बोलता है कि अनएडजस्टेड मैट क्रेडिट जो है एलएलपी कभी भी अवेल नहीं कर सकता है इसका क्रेडिट। एलएलपी कैन नॉट अवेल। ठीक है,
नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कर सकता है बट यहाँ पर नहीं कर सकता है। अब तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ दे दिया है WDV ऑफ एसेट्स। तो तीनों दे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, और सबका रेट भी दे दिया है आपको और आपको अमाउंट दे दिया है। तो नॉर्मली सबको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। सो डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द LLP। फुल कंप्लीट ईयर का मिल जाएगा क्योंकि पूरा साल में ना, पूरा नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हुआ है 1/4/2020 में कन्वर्ट हुआ है, तो पूरा 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 इस ईयर के लिए मिल जाएगा। अगर अगर ये जो LLP कन्वर्शन पार्ट ऑफ द ईयर में होता तो प्रोपोर्शनेटली मिलता। जितना टाइम वो कंपनी था उतना टाइम एज कंपनी डिप्रिसिएशन मिलता, बाकी टाइम पीरियड एज LLP डिप्रिसिएशन होता। बट यहाँ हमारे केस में बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि एट द स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में वो कन्वर्शन हुआ है। सो हमें कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60 लाख का 15% मिल जाएगा, ऑन बिल्डिंग 90 लाख का 10% मिल जाएगा, ऑन फर्नीचर 10 लाख का 10% मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 लाख, इसका 9 लाख, ये 1 लाख, ये तीनों हमारा कंप्लीट ईयर के लिए मिल जाएगा। पर वहीं पर प्रोपोर्शनेटली मिलेगा अगर मिडल ऑफ द ईयर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, जैसे सॉल्व करके एग्जाम्पल देके भी आपको दे दिया है, लिख दिया है कि आपको पूरा एंटायर ईयर का यहाँ मिल जाएगा डिप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे केस में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ है। बट इन केस इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इन एग्जाम हमें ये नहीं करना है, ये यहाँ पर ये समझाने के हिसाब से किया हुआ है कि अगर 1 जुलाई 2020 को अगर कन्वर्शन होता, हैड द कन्वर्शन टेकन प्लेस ऑन एनी अदर डेट, यहाँ पर एग्जाम से 1/7/2020 ले लिया, हम कोई और भी डेट ले सकते हैं। अगर हम लेते हैं सपोज अक्टूबर में लेते हैं, अगर ले लीजिए हमारा कन्वर्शन हुआ होता 1 अक्टूबर 2020, तो कैसे होता, तो मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स एज वो कंपनी रहता ना, और बाकी के 6 मंथ्स एज LLP। तो वैसे ही प्रोपोर्शनेटली 6 मंथ्स का यहाँ पर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते और यहाँ चार्जेबल होता, और बाकी 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन यहाँ करते और वही LLP को एलोकेट होता। ठीक है। और नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो एक्विजिशन ऑफ लैंड बोल रहा है कि इन द ईयर 2000 में 50 लाख में रहा, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। यहाँ पर भी हम वही मानेंगे कि LLP का भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 50 लाख है, क्योंकि लैंड में तो डिप्रिसिएशन नहीं लगता, तो नॉर्मली हम बता देंगे कि हाँ हमारे पास 50 लाख का लैंड है। और लास्ट पॉइंट है जो कि है VRS एक्सपेंडिचर। VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो VRS का क्या है, VRS एक्सपेंडिचर कौन सा PGBP का कौन सा सेक्शन में कवर करता है, सेक्शन 35 DDA। आपको ये चैप्टर करने के लिए PGBP का नॉलेज कुछ सेक्शंस का होना ज़रूरी है। कुछ ही पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। वैसे भी आपको करना ही है PGBP तो अच्छे से। VRS क्या है, सेक्शन 35 DDA। इसमें VRS का क्या सेक्शन बोलता है, प्रोविजन क्या है कि उसको 5 ईयर्स में इक्वली 5 ईयर्स में इक्वली डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, इक्वली डिडक्शंस अवेलेबल। तो कितना साल हो चुका है यहाँ पर, VRS एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 इज 50 lakhs। सो 18-19 50 lakhs है VRS का एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स the company has been allowed deduction of 10 lakhs each for the previous year 18-19 and 19-20। already the company has taken, मतलब हमें 5 years तक मिलेगा 50 lakhs का डिडक्शन। तो 18-19 19-20 यहाँ पर 10 lakhs each ले लिया है। और हमारा ये कौन सा ईयर चल रहा है, ये हमारा चल रहा है 2021। तो यहाँ पर हम LLP को, और बाकी 2 साल जा चुका है, बाकी 3 साल बचा, 2021, 21-22, 22-23। तो बाकी यहाँ तीनों साल 10 lakhs और 10 lakhs मिल जाएगा। तो हम LLP जो है फर्दर 10 lakhs रिस्पेक्टिव ईयर्स में डिडक्शन ले लेगा अंडर सेक्शन 35 DDA। तो आई होप ये बहुत इजी था, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6। ये भी इजी है। क्या है ना, X, Y और HUF
ऑफ जेड। ठीक है, 3 पार्टनर्स है विथ इक्वल शेयर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉस। इक्वल मतलब कि जितना भी है, मतलब 1:1:1, मतलब वैसे इक्वल है। ठीक है, तो MS Popular Sign Vision, which is engaged in the production of TV serials and telefilms, and the Messrs Popular Sign Vision. In the previous year 1920, one partner A retired, but his dues have been settled in the previous year 2021. The earlier partnership deed did not authorize payment of remuneration or interest to partners. The partnership deed was revised by the partners on June 1st, 2020. मतलब पहले जो पार्टनरशिप डीड है उसमें रेमुनरेशन और इंटरेस्ट को लेके कुछ भी बात नहीं बोला गया था, कुछ ऑथराइज नहीं करता था कि कितना रेमुनरेशन देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, कुछ नहीं ऑथराइज करता था। तो इसीलिए रिवाइज बना कितना को, एक से डिटेल 1 जून 2020 को पार्टनरशिप डीड बना जो ऑथराइज किया पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ 1 लाख पर मंथ टू ईच वर्किंग पार्टनर। ठीक है, सो देयर आर 3 पार्टनर्स एंड ऑन जून, दैट मीन्स जून मतलब 10 मंथ्स, जून से मार्च 10 मंथ्स, तो तीनों को, तो यहाँ पर 10 मंथ्स इंटू 1 लाख, 10 मंथ्स इंटू 1 लाख, 10 मंथ्स इंटू 1 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो मतलब टोटल 30 लाख रेमुनरेशन यहाँ दिया गया। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट एट 15% पर एनम ऑन कैपिटल। तो मतलब 15% मतलब कितना होना चाहिए था, लिमिट होना है, लिमिट कितना था, @ 12%, एक्सेस 3% एक्सेस है, याद है ना 12% लिमिट, तो यहाँ पर 3% एक्सेस पेमेंट की है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसला हो जाएगा, दैट इज एड बैक हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। तो इतना हम देखें। फिर XYZ आर एक्टिवली एसोसिएटेड। अब क्या है, P&L ऑफ द फर्म, ये हमारा मेन प्रॉफिट 10 लाख नेट प्रॉफिट दे दिया है, जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा। कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको नेट प्रॉफिट तो आंख बंद करके भी आपको लिख देना है, मतलब अब देखोगे नेट प्रॉफिट लिखोगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 5 lakhs ईच वॉज पेड टू पार्टनर्स, इतना 5 lakhs ईच, मतलब कि इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5 लाख इंटू 3, 15 lakhs दिया हुआ है। डेट कितना है, 1 जून से लेके 31 मार्च, मतलब जहाँ से ही, ठीक है, पार्टनरशिप डीड पीरियड में ही, पार्टनरशिप डीड तभी बना है 1 जून में, अभी अभी हम देखें, आपको ये भी ध्यान देना है ना, तो सही समय मतलब परफेक्ट है। पार्टनरशिप डीड के टाइम पीरियड के वितन ही इंटरेस्ट कितना बोला, 15 लाख। बस हमारा प्रॉब्लम क्या है इंटरेस्ट का, कि एक्सेस लिमिट पेमेंट हो गया, 3% एक्सेस है, तो उसे हमें एड बैक करना है जितना डिसअलाउ हो रहा है। फिर रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स थे या 30 लाख, हम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 30 लाख रेमुनरेशन वो दे दिया है। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2 lakhs पेड जेड ऑन लोन। ठीक है, ये अब करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ ही अकॉर्डिंगली चल जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, पहला चीज़ आप जब क्वेश्चन देखते हो कि ये जो, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ना कुछ चीज़ें, वो आप खुद भी पहले वो ये सब चीज़ निकाल सकते हो, छोटा छोटा चीज़ की एक्सेस, ये मतलब दिस इज़ द वे कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। एंड ये वाला जो है, फिर दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है कि इस चीज़ में हम कहीं कहीं देखते हैं टोटल इनकम, कहीं कहीं देखते हैं बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम मतलब बस यही अदर सोर्सेज या दूसरे हेड ऑफ इनकम को माइनस कर देंगे, पर वहीं टोटल इनकम माइनस भी करेंगे और बाद में सारा सोर्सेज को प्लस करके टोटल निकालेंगे। हम दोनों वैरायटी का सम कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, बिजनेस इनकम का भी, टोटल इनकम का भी, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है क्वेश्चन में। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप करेंगे। ठीक है, डू चेक द फॉर्मेट्स विद द बुक। सो फर्स्ट थिंग, टोटल इनकम है, तो आगे हम हेड लिख देते हैं। हेड है, पहला है PGBP हेड, नेट प्रॉफिट
दे दिया है हमारा कितना, यहाँ पर हम देखे थे अभी, यहाँ हम देखे जस्ट अभी देखे थे 10 लाख, ठीक है, 10 lakhs। उसके बाद क्या करोगे? आप नेट प्रॉफिट लिखने के बाद सबसे पहला चीज़ ये क्या करो, जो हम रेमुनरेशन एड बैक करते हैं, हमेशा हर क्वेश्चन में रेमुनरेशन दिया हुआ रहता है कि हम सैलरी पे किए हैं वर्किंग पार्टनर को, रेमुनरेशन पे किए हैं वर्किंग पार्टनर को। वो जो रेमुनरेशन होता है ना, जस्ट फर्स्टली एड बैक, और कोई रॉयल्टी होता है तो एड बैक, मतलब कोई रॉयल्टी भी इज अ फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन पेड, क्योंकि ये हम एड बैक क्यों करते हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि लास्ट में तो हमें बुक प्रॉफिट के हिसाब से देना होता है ना, तो यहाँ पर हम पहले एड बैक कर देंगे। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखने के बाद रेमुनरेशन ऐड कर दीजिएगा, ऐड रेमुनरेशन पेड 30 लाख लिख सकते हैं यहाँ पर, टू वर्किंग पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंड फिर हम देखेंगे अब इंटरेस्ट, जो डिसअलाउड पोर्शन है इंटरेस्ट का वो वाला कर देंगे, इंटरेस्ट डिसअलाउड इन एक्सेस ऑफ 12%, कितना 15 लाख है टोटल, 15 लाख का इंटरेस्ट, 3% डिसअलाउड है, तो हमारे जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था 15 लाख, कितना एक्सेस से ऊपर, टोटल कितना दिया नीचे 15, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। इमेजेस हमारा कवर हो गया, इंटरेस्ट का ख़त्म, रेमुनरेशन ख़त्म, प्रॉफिट लिख दिया, ये सब चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखना है फिर, और इस केस में देखिए रॉयल्टी भी है, डी पॉइंट देख लीजिए आगे, रॉयल्टी है, रॉयल्टी ऑफ 5 lakhs पेड टू पार्टनर एक्स हु इज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूज ऑफ हिज स्क्रिप्ट्स, मतलब कोई भी नाम से हम रेमुनरेशन दें, चाहे वो रॉयल्टी हो, ये नोट्स में भी मैंने दिया है, एनी नेम, बाय एनी नेम, उसको हमेशा ऐड बैक करना है, ट्रीट इट एज रेमुनरेशन एंड ऐड बैक, तो वही ऐड पूरा आप लिखोगे, रॉयल्टी पेड टू पार्टनर एक्स में भी शॉर्ट में लिखते रॉयल्टी 5 lakhs। फिर उसके बाद सी पॉइंट हमारा रह गया, पहला ए बी कवर हो गया है पॉइंट, डी कवर हो गया, सी इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2 lakhs पेड टू जेड ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हिम इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एट 16% इंटरेस्ट। तो हम क्या जानते हैं कि जो हम देखिए, जब पार्टनर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी अगर रिसीव करता है इंटरेस्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी या वाइस वर्सा, तब उसमें जो ये लिमिट है 12% वाला, अगर इसके एक्सेस भी हो ना तो चलेगा, तो वही यहाँ पर 16% है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला इस रूल के अंडर आ जाता है, तो इवन दो द इंटरेस्ट इज इन एक्सेस ऑफ 12% इट्स कम्प्लीटली ओके, तो वही हमें नोट्स में लिखना है, तो यहाँ पर और कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो ठीक है, यहाँ पर फिर कुछ नहीं लगेगा, ये नॉर्मल है, तो ये पॉइंट इग्नोर, ठीक है, इसमें सब सही है। नेक्स्ट है ई में देखिए, ई में मुझे एक चीज़ डाउट है, जो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर सेक्शन 40A3 आ जाता है हमारा इन पिक्चर, यहाँ पर 40A3 आ जाता है, जो कि बोलता है कैश पेमेंट मोर देन 10,000 रुपीज़, मोर देन 10,000 जो होगा वो डिसअलाउ हो जाता है, दैट इज ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे दिया है क्या क्या दिया है कि 18,000 15,000 पेमेंट हुआ है कैश में 1 फरवरी, और फिर दूसरा 2 पेमेंट बताया है 19,000 10,000, दूसरा कैमरा मैन को 1 फरवरी 2 फरवरी, तो ठीक है 18,000 यहाँ पर होगा, और 15,000 क्योंकि ये दोनों कैश पेमेंट से और मोर देन 10,000 है, तो हम इसे डिसअलाउ करेंगे, ओके अग्रीड। फिर उसके बाद 19,000 एंड 10,000 मेड इन कैश, ठीक है, 10,000 नहीं होगा क्योंकि मोर देन 10 नहीं, 19K जो है वो होगा, तो ये तीनों हमारा मोर देन 10,000 डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पर 40A3 सेक्शन क्यों आ रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, जो दिया हुआ है वो पिक्चर में क्यों आ रहा है, क्योंकि 40A3 बोलता है कि प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसा अगर हुआ, मतलब सी लेट्स रीड दैट नोट, 40A3 provides for disallowance of any expenditure which was allowed in the earlier year and the actual payment was made subsequently,
मतलब पहला ईयर में हम डिसअलाउ कर दिए हैं बट एक्चुअली पेमेंट किए हैं दूसरे ईयर में, बट ऐसा तो यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पहला ईयर दूसरा ईयर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ जनवरी फरवरी पिक्चर में है कि जनवरी में हुआ था बिल ऑफ जो सर्विस दिया गया था और उसके अगेंस्ट में फरवरी में बिल रेज हुआ था। तो 48,3A क्यों पिक्चर में आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे अकॉर्डिंगली 48,3 मोर देन 10,000 होने से डिसअलाउ हो जाता है, तो इसलिए 18,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 करके 52,000 हो जा रहा है। तो ऐड मेरे हिसाब से यहाँ पर डिसअलाउ तो होगा, पर वही खाली मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर 48,3A क्यों दिया हुआ है। तो अगर आप में से कोई बता सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 48,3 तो हो रहा है बिकॉज कैश पेमेंट 10,000 लिमिट एक्सीड करता है, तो यहाँ पर पूरा 52,000 एड बैक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक ई पॉइंट तक हो गया। अब नेक्स्ट है एफ। एफ भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या है एफ, जी और एच। सबसे पहले जी कर लेते हैं। जी बहुत इजी वाला है। आगे देखिए क्या है यहाँ पर ग्रेचुइटी जो है amount of 6 lakhs provided for gratuity on the basis of actuarial valuation, but actually gratuity paid to one retired employee is 1.50 lakh। हमेशा याद रखिएगा यहाँ जो ग्रेचुइटी एक है यहाँ पर प्रोविजन बनाया गया है वो है 6 lakhs का, बट एक्चुअल पेमेंट कितना है, एक्चुअल पेड है 1.5 लाख का। तो जितना एक्चुअल पेड है ना उतना ही अलाउ होता है, बाकी का जो डिफरेंस होता है ना दैट इज डिसअलाउड, दैट इज एडेड बैक। तो यहाँ पर वही तो हमारा जो 40A7 आ जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी का जो डिफरेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एड बैक प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी 6 lakhs minus 1.5 lakhs दैट इज 4,50,000। हमेशा याद रखिएगा ये वाला बहुत जगह रिपीटेशन हुआ है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि नोट्स में भी आपको लिखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 48(7) इसका सेक्शन भी याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत रिपीटेटिव बहुत फेवरेट पॉइंट है ये चैप्टर का। कि एक आपको हमेशा क्वेश्चन में दे देगा प्रोविजन इतना का है, एक्चुअल इतना का है, तो हम क्या करेंगे प्रोविजन माइनस एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल होता है ना वो हम लोग को सच्ची वाला डिडक्शन मिलेगा, बट जो एक्स्ट्रा 6 लाख दे दिया ना तो बाकी का डिफरेंस जो डिसअलाउ हो जाएगा, इसलिए उसको ऐड बैक कर देंगे इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट ये जो है एफ पॉइंट, अमाउंट ऑफ 5 lakhs प्रोवाइडेड इन द बुक्स on 31st March 2021 as liability for remuneration to Shreya, a film artist and a non-resident, tax deducted at source, that is TDS under section 195 from the amount so credited was paid on 3rd June। तो ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि जब भी हम एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो TDS काटना बहुत मतलब ज़रूरी है, TDS कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पर जो TDS कटा था वो पेमेंट कब तक हुआ है 3rd जून, तो वही कि 5 lakhs का पेमेंट TDS काट दिया गया है। अगर यहाँ लिखता कि TDS नहीं कटा तो ये डिसअलाउ हो जाता, बट यहाँ TDS कट गया और टाइम पे जमा भी हो गया। 3rd जून हमारा टाइम पीरियड क्या रहता है 31 जुलाई 2021 तक उसे पेमेंट हो जाना चाहिए, मतलब ड्यू डेट जो स्पेसिफाई किया है, या फिर 31 अक्टूबर। ठीक है, तो तब तक पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर इंडिविजुअल है तो वैसे, कंपनी है तो वैसे, अकॉर्डिंगली ड्यू डेट्स जो है रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया है हमारा 3rd जून कर दिया है तो वेल एंड गुड। तो इसलिए हम लोग को 5 लाख जो है वो एड बैक नहीं होगा और डिसअलाउ नहीं होगा। अगर यहाँ पर वही यहाँ लिखता अगर TDS नहीं कटा है या फिर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं हुआ है तो हमारा एड बैक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ग्रेचुइटी का पॉइंट के साइड में आप लिख सकते हो कि न्यू पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ 1.20 lakhs रिसीव्ड 1,20,000 रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19। तो जैसे हम जानते हैं कि दूसरा हेड होता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसको हम तुरंत, ये आगे हमारा ऐड हो जाएगा। इतना कितना हो रहा है 48 53 02
0. यहाँ पर हमारा लेस हो जाएगा, दूसरा हेड का इनकम है जो कि है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। अदर हेड का हमारा जो इनकम होता है वो लेस कर देंगे। कितना है? 1,20,000। ये हमारा कितना हो जाएगा? 51,82,000। ये हमारा आ गया बुक प्रॉफिट। अब उससे हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे पार्टनर्स रेमुनरेशन। एज पर सेक्शन 40B जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कर देंगे। तो वही, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही पहला 3 लाख पे पहला 90% और 3 लाख पे 90%, ये अब एक कर लो 2,70,000 या 1,50,000, इसमें से हायर, तो ये हो जाएगा 2,70,000। फिर बैलेंस है, बैलेंस कितना है? 51,82,000 से 3 लाख गया, आपका आ जाएगा 48,82,000। 48,82,000 में 60% बैलेंस आ जा रहा है कितना? 2,929,200। 2,929,200, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 31,99,200। बट एक्चुअल रेमुनरेशन पेड कितना है? यहाँ पर एक कैच है, क्या है देखते हैं। हमारा लिमिट होता है ना, विच एवर इज लोअर। एक्चुअल रेमुनरेशन पेड, एक्चुअल रेमुनरेशन पेड कितना है? ये वो हमारा हो गया 30 लाख, हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये जो ईच 1 लाख 10 महीने के लिए हर पार्टनर को मिलेगा 10 + 10 + 10, दैट इज 30 लाख। अब दे भी दिया था क्वेश्चन में डायरेक्टली, सो 30 लाख प्लस रॉयल्टी ऐड हो जाएगा। सी आई हैड सेड यू अर्लियर ऑल्सो कि रेमुनरेशन पेड कोई भी नाम से, सैलरी हो, रॉयल्टी हो, वो रेमुनरेशन ही होता है। तो यहाँ पर +5 लाख लेंगे। तो ये देखिए, ये है नोट, ध्यान रखना है हमें, ये 5 लाख मिस नहीं करना है, क्योंकि फिर इतना मेहनत किया अब आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। हमारा 35 लाख हो गया। कितना स्मार्टली क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 5 लाख नहीं लेते तो ये 30 लाख आता और लोअर ऑफ द टू 30 लाख हो जाता, पर वहीं अब ये 35 लाख हो गया तो लोअर ऑफ द टू अब ये हो गया ना, तब हम ये लेंगे 31,99,200। तो वही, तो विच एवर इज लेस लेना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है वर्किंग नोट्स में या फिर यहाँ पर, जैसे भी 31,99,200। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19,82,800। ये पहला आपका निकल जाएगा, ये आपका PGBP निकल जाएगा। अब बाकी हम दूसरा हेड्स देखेंगे, नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ ये दूसरा हेड जो है देखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पूरा आप लिखोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जो इनकम टैक्स रिफंड आया था कितना, ये आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 1,20,000, वो लिख दोगे। अब तीसरा हेड देखते हैं, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे क्या दिया हुआ है? सारा हेड लेना है, क्यों? टोटल इनकम है इसलिए। और कैपिटल गेन के लिए क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ड्यू टू ए एंड एक्स पार्टनर वाज 15 lakhs which was settled on 30th September 2020 by transferring a plot of land purchased 1 year back having book value of 10 lakhs. The difference of 5 lakh was credited to partners capital account in their profit sharing ratio. The value of the plot for stamp duty valuation on the date of transfer was 16 lakhs.
तो ये हमारा बोल दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 16 लाख का है और बुक वैल्यू क्या था 10 लाख का। ठीक है, तो हमें बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करेंगे और बुक वैल्यू जो है वो 10 लाख का था। जो डिफरेंस हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल गेन हो गया। और ये हमारा प्लॉट ऑफ लैंड जो है कब लिया गया था, 1 ईयर बैक। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बाकी अब नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा और हमारा क्या हो जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और माइनस बुक वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, सारा हेड्स का प्लस हो जाएगा और टोटल निकल जाएगा 27,02,800। 1 + 2 + 3 6 लाख प्लस 1,20,000 और उसके पहले जो निकला था 19,82,800। ये तीनों का टोटल हो गया इतना। अब इसमें हमारा तो और कुछ है नहीं, ख़त्म। टोटल इनकम यही आ गया, डिडक्शन वगैरह और कुछ है नहीं। अब इसमें आपको कितना सारे जो नोट्स हैं वो लिख देना है और ये वाला क्वेश्चन ख़त्म। अब नेक्स्ट है 7 नंबर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 3 वर्किंग पार्टनर्स है ABC फर्म है ABC। ये 6 कंप्लीट हो गया। तो वो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग स्टेशनरी का बिजनेस में इंडल्ज है बिजनेस। ठीक है, टर्नओवर कितना है, टर्नओवर है 190 लाख और 1.9 करोड़ कुछ भी बोल सकते हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ 80,000, इंटरेस्ट एट 12% इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर B ऑन हिज कैपिटल ऑफ 10 लाख। कैपिटल 10 लाख का पार्टनर का कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एट द रेट 12%। तो हमारे लिमिट के अंदर है 12%, हमारा लिमिट है जो कि उसी के अंदर 12% ही है। एज ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड द फर्म हैड बिजनेस लॉस ऑफ 75,000। बिजनेस लॉस है 75,000 का। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 1,20,000 का। कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फर्म ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 45AD। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नया है। तो मतलब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें 44AD का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको एक बार पॉज करके आप वीडियो 44AD भी पढ़ सकते हो, अगर आपको पूरा ध्यान है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। फिर भी मैं डिस्कस तो यहाँ करूँगी ही। चलिए क्वेश्चन 44AD। तो 44AD क्या बोलता है, हमें यहाँ आगे देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्यूम द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। मतलब कि ये जो टर्नओवर था ये पूरा ही अकाउंट पे चेक से रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर कैश का कोई चीज़ ही नहीं है, नो कैश। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमें क्या निकालना है, कंप्यूट द इनकम ऑफ द फर्म चार्जेबल अंडर PGBP। और दूसरा है व्हाट वुड बी द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। वो सेकंड पार्ट छोड़ दीजिए, पहला निकालना है इनकम ऑफ द फर्म चार्जेबल अंडर PGBP। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या है, हमें देखना है कि 44AD क्या बोलता है। 44AD पहला चीज़ बोलता है कि ये जो है वो बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल होता है, जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए अप्लाइड होता है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जैसे कि एजेंसी बिजनेस, कमीशन बिजनेस, फ्लाइंग वगैरह जो 44AE का बिज़नेस है वो सब में अप्लाइड नहीं है। तो हमारा तो वो सब आता ही नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग स्टेशनरी बिजनेस है, तो हमारा वेल एंड गुड 44AD ठीक है पूरा। उसके बाद जाके लिखा हुआ है कि हमारा टर्नओवर कितना दिया है। टर्नओवर इसमें होना चाहिए 44AD के हिसाब से, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। वेल एंड गुड, हमारा कितना है 1.9 करोड़, मतलब हमारे लिमिट के अंदर है, ये भी हो गया। अब और यहाँ पर और क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है कि 2 चीज़ है, अगर कैश में रिसीप्ट होता है और एक ठो मतलब अदर देन कैश, मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड,
तो अगर कैश में रिसीव्ड होता है तो 8% हम ले लेंगे टर्नओवर का, हमारा इनकम बन जाएगा सीधा सीधी। और अगर हमारा यहाँ पर अदर देन कैश है तो हमारा 6% ऑफ टर्नओवर। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पर हमको स्पेसिफिकली दे दिया है अकाउंट पे ही चेक रिसीव, इसीलिए हर एक चीज़ जो लिखा रहता है ना उसका सबका ही कुछ ना कुछ रेलेवेंस है। तो यहाँ अकाउंट पे ही चेक पूरा दिया हुआ है, मतलब हमारा किससे टैक्सेबल होगा, हमारा 6% टैक्सेबल होगा, 8% से टैक्सेबल नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर अकाउंट पे ही चेक हमें बता दिया है। और उसके बाद हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर क्रॉस चेक वगैरह होता है ना तब भी वो नॉर्मली 8%, क्योंकि क्रॉस चेक नहीं आता है, अदर देन कैश में क्रॉस चेक वगैरह नहीं आता है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो सबसे आता है 6% ऑफ टर्नओवर हमारा इनकम बन जाएगा। और अब बाकी चीज़ क्या बोलता है, बाकी बोलता है कि आपका डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 30 से 38 जो है यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, नॉट अलाउड। क्यों नहीं होगा, मतलब इसका ये लिखा हुआ है कि 30 से 38 हम मानेंगे ऑलरेडी कि सारे डिडक्शंस ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली लेते हैं। बट अगर 44 AD में 44 AD ऑप्ट करता है फर्म तो ये सब डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा। और दूसरा चीज़ क्या अलाउड नहीं होगा, दूसरा चीज़ यहाँ पर जो दिया हुआ है इंटरेस्ट एट 12%, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, ये सब भी अलाउबल नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन वगैरह भी नॉट अलाउड। सो ये दोनों चीज़ नॉट अलाउड। तो इस बोल के क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 44 AD आके इसमें बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें कंप्यूट करना है इनकम। और एक चीज़ इसका, और एक चीज़ है इस पॉइंट में कि इसको जो भी 44 AD अगर एक फर्म ऑप्ट करता है तो उसे एडवांस टैक्स जो है एक इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है 15 मार्च तक और फाइनेंशियल ईयर, 1 इंस्टॉलमेंट में अपना एडवांस टैक्स पे कर देना है। ऐसे हमारा इंस्टॉलमेंट्स कितना होता है, 4 होता है एडवांस टैक्स का, बट यहाँ पर 1 इंस्टॉलमेंट में एट द एंड ऑफ मार्च, मतलब प्रीवियस ईयर एंड जो हो रहा होगा उसमें इंस्टॉलमेंट पे कर देना है। नेक्स्ट, तो हमको पहला बिट निकालते हैं, सेकेंड, इनकम ऑफ द फर्म निकालना है। तो इसमें हम जानते हैं हमारा कितना इनकम है, ये जो है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD कितना लेंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट पे ही चेक है तो हम इसको 6% लेंगे, 6% ऑफ 190 lakhs, 6% ऑफ 190 lakhs होगा तो हमारे ये आ जाएगा 11,40,000। अब इसमें हमारे क्या क्या लेस होगा हम देखेंगे। देखिए तो हमारा क्या क्या चीज़ है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 से 38 हमें कंपोनेंट्स जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक बैड डेप्थ दे दिया है, बैड डेप्थ का आपका दिया हुआ है, बैड डेप्थ 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है डिप्रिसिएशन 1,20,000, सॉरी यहाँ पर डिप्रिसिएशन 1,20,000, और एक क्या दिया हुआ है, बिजनेस लॉस दिया हुआ है 75,000। ये हमारा बेसिकली 3 चीज़ दिया हुआ है जो डिडक्शन हमको देखना है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बैड डेप्थ। बैड डेप्थ क्या होता है, बैड डेप्थ का सेक्शन हो जाता है सेक्शन 36(1)(7), तो जो कि 30 से 38 में फॉल होता है, इसीलिए हम इसका डिडक्शन नहीं लेंगे और नोट्स में लिख देंगे कि ये ऑलरेडी हम मानेंगे कि अलाउड है ये डिडक्शन, तो फर्दर यहाँ पर हमें डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा, तो ये बैड डेप्थ का नहीं मिलेगा। फिर और उसके बाद हम देखेंगे डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन भी हम जानते हैं कि सेक्शन 32 में आता है, इस बोल के हमें डिप्रिसिएशन भी इस रेंज में फॉल करता है, इस बोल के हमें डिप्रिसिएशन का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बिजनेस लॉस का डिडक्शन हम ले सकते हैं क्योंकि वो सेक्शन 72 हो जाता है, इसीलिए हम लेंगे कि बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72 कितना 75,000। तो ये हमारा हो गया 10,65,000 इनकम। और ये तो हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इसे हमारा सरचार्ज नहीं लगेगा, खाली ऐड HEC @ 4%।
आगे इसका टैक्स निकलेगा, फिर इस पर 4% निकलेगा, उसके बाद ये टोटल हो जाएगा। टैक्स कितना निकलेगा? एट द रेट 30%। क्यों? क्या है ये? फर्म है, फर्म का क्या टैक्सेबल होता है? 30%। एड HEC 4%, और हमारा फिर निकल जाएगा टोटल आपका इनकम, जो कि क्या हो जा रहा है? टोटल इनकम टोटल टैक्स 3,32,280। ठीक है, ये हमारा गया। और इसमें अब हमारा नेक्स्ट बिट क्या है? ये हमारा निकल गया जो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा है व्हाट वुड बी द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B to 234C इफ द फर्म हैज़ नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स अज्यूम दैट नो TDS TCS टू इट्स क्रेडिट। तो हमें पता है कि हमें यहाँ एडवांस टैक्स जो है 15 मार्च तक पे कर देना चाहिए था। एक इंस्टॉलमेंट पे करना है, 15 मार्च तक पे कर देना है, और यहाँ पर हमें बोल रहा है कि एडवांस टैक्स पे नहीं किया है फर्म, तो इस बोल के हमारा क्या लग जाएगा? लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B 234C कितना लगेगा पूछ रहा है, तो इसलिए आपको एडवांस टैक्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या है वो? देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 सेक्शन 234B 234C। 234B बोलता है यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा किस बोल के? फॉर अगर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है या शॉर्ट पेमेंट, शॉर्ट पे ऑफ एडवांस टैक्स। तो हमारे केस में क्या हुआ है? नॉन पेमेंट पे ही नहीं हुआ है, तो ये 234B लग जाएगा। कितना लगेगा? 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ और पार्ट। अगर पूरा महीना मतलब अब 2 दिन ही हुआ है पर आपका ड्यू डेट से पार हो गया तो फिर भी आपका 1% लग जाएगा। ठीक है। और 234C क्या बोलता है? 234C होता है डिफरमेंट, मतलब आप लेट से पे कर रहे हो, टाइम चला गया, आप एडवांस टैक्स तो आपने पूरा पे कर दिया पर डिफरमेंट लेट से किया, डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो इसमें भी क्या? इसमें भी यही चीज़ सेम 1% लग जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमारा टोटल कितना आ रहा था? तो हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 3,32,280, उसी पे यहाँ पर लग जाएगा 234B में लग जाएगा 1% ऑफ 3,32,280 फॉर एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/21 टू जब तक उसका पेमेंट पेमेंट हो जाएगा तब तक, और यहाँ पर 1% खाली लग जाएगा महीना के लिए, दोनों की जगह इंटरेस्ट लग जाएगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए लास्ट वाले नोट्स में जाइए कि सिंस द पार्टनरशिप फर्म हैज़ ऑप्टेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AD इट मस्ट पे द होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट on or before 15th March 2021. Further, any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall also be treated as advance tax paid during the financial year on or before 15th March. ये मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वैसे तो 15th मार्च ही है, वैसे तो 15th मार्च तक इसमें बोला गया है, बट अगर आप 30 मार्च के अंदर भी पे करोगे तो हम मानेंगे कि ठीक है 15th मार्च के अंदर पे कर दिए हो, ठीक है। पर अगर आप उससे लेट करोगे तो फिर क्या होता है? सिंस द फर्म हैज़ नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स लिखा हुआ है, देखिए इफ इट हैज़ टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C या अंडर सेक्शन 234C एट द रेट 1% ऑन 3,32,280, और यहाँ अंडर सेक्शन 234B एट 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन 3,32,280 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू जब तक कि उसका टोटल इनकम वो डिटरमाइन करके पे कर देता है तब तक के लिए। तो ये आपका इस हिसाब से हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। ये वाला वीडियो भी लंबा ही होने वाला है पक्का से, बट क्या करें इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स है, बाकी कोई वीडियो भी इतना बड़ा नहीं हुआ, बट ये चैप्टर थोड़ा है ही ट्रिकी। चलिए नेक्स्ट है राम रहीम और रोबोट आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ SSK एंड कंपनी। ठीक है, तो एक है SSK एंड कंपनी, उसके 3 पार्टनर्स हैं, राम, रहीम और रॉबर्ट, विच वर फॉर्म्ड कब? 1/6/2020। वॉचेस के डीलर है, वॉचेस के डीलर है। नेट प्रॉफिट क्या है? ओके, हमें मिल गया सबसे इजी चीज़ जिससे कि हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2,50,000 आंख बंद करके भी हमको पता है कि हमें यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट डालते हुए।
ये हमारा एज यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, ये हमारा थोड़ा हटके था तो ये अब इसे मार्क कर लीजिए 44 AD के हिसाब से इम्पोर्टेंट आ गया। अब ये वाला जो है नेक्स्ट, इसमें हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर लेंगे। अब क्या है, अब हमें बता दिया है कि डेबिट क्रेडिट ये फॉलोइंग आइटम्स हुआ ना, क्या डिप्रिसिएशन इतना, वर्किंग पार्टनर सैलरी कितना है 30,000 पर मंथ फॉर ईच पार्टनर, मतलब तीनों पार्टनर को 30,000 हिसाब से दिया गया। तो कितना दिया गया है, मतलब सबको दिया गया है 30,000 इंटू ईच मंथ। कब से दिया जा रहा है, स्टार्टिंग से ही दिया गया है ना। और वर्किंग पार्टनर्स सॉरी स्टार्टिंग मतलब वही 16 से तो हुआ है ना, तो मतलब 10 मंथ्स, जून से हुआ है तो 10 मंथ्स इंटू 10 मंथ्स इंटू 3 पार्टनर्स। हर पार्टनर को 30,000 दिया जा रहा है, 10 महीने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ इंटू 3 किया कि सबके लिए आ गया। तो ये आपका कितना हो जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 9 लाख रुपीज़। 9 लाख सबको पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा है। हमें पता है क्वेश्चन का हमारा सेकंड मूव क्या है, इसको हम तुरंत ऐड बैक कर देंगे, डिसअलाउ हो जाता है क्योंकि हमारा बुक प्रॉफिट के हिसाब से होगा ही। तो आपका पहला स्टेप, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखोगे तुरंत नेट प्रॉफिट डालोगे। दूसरा स्टेप क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे, जितना भी रॉयल्टी सैलरी जो भी रेम्यूनरेशन दिया हुआ है उसका ऐड बैक कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट एट द रेट 18% ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, और टोटल इंटरेस्ट क्या है, डेबिटेड टू PNL बीइंग 3,60,000। ओके, टोटल इंटरेस्ट इज 3,60,000 और कितना रेट से दिया हुआ है 18%। तो हमें पता है कि हमारा लिमिट क्या है 12%, तो हम कितना एक्सेस कितना है हमारा 6% एक्सेस है जो हमें ऐड बैक कर देना है। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज 80,000 बाय कैश, 70,000 बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। हमें पता है कि जो डोनेशन है 80K कैश, 70K इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, तो ये वाला अलाउड, कैश का हमेशा हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा ऐड बैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मतलब ऐड बैक तो ये भी होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डोनेशन पूरा ही ऐड बैक हो जाएगा। ये बाद में जो हमें डिडक्शन मिलेगा ना उसमें ये हमें डिडक्शन मिल जाएगा और ये नहीं मिलेगा तब, लेकिन अभी ऐड बैक दोनों ही डोनेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मंथली रेंट पेड टू पार्टनर राम फॉर यूज ऑफ हिज प्रमाइसेस गो डाउन इतना, इट इज़ ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 अक्टूबर, द मार्केट रेंट इज़ इतना, नो टैक्स इज डिडक्टेड, स्पॉन्सरशिप फी द फर्म, ये एडिशनल बहुत सारा है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, फिर ही देखते चलेंगे आगे जितना पॉइंट्स कवर हुआ है उसका लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, बाकी कुछ अगर पॉइंट आएगा तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म अप्लाइंग रेगुलर प्रोविजंस एंड प्रेजम्पटिव प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 44 AD, ठीक है। तो हमें दोनों हिसाब से करना है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी 44 AD, तो अभी तो हम नॉर्मल करते हैं, वर्कली भूल जाते हैं 44 AD को, ये सभी निकाल लेंगे ना, हम बैठे ही इसी के लिए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ 44 AD नहीं, ये वाला भी नॉर्मल निकाल रहे हैं, कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना था, 2,50,000 था। अब ऐड बैक क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना सैलरी कर देंगे ऐड बैक, सैलरी निकाले थे हम 9 लाख निकाले थे ना, 30K इंटू 10 मंथ्स इंटू 3 पार्टनर्स वाला जो निकाले थे वो हमारा जो ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या इंटरेस्ट ऐड बैक कर देंगे एक्सेस में, जो इंटरेस्ट टू पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12% कितना है, तो ये देखते हैं। इंटरेस्ट ये देखिए 3,60,000 का और 6% डिसअलाउ करना है, 18% टोटल दिया है, तो वही हमारा जैसे हम करते हैं वैसे ही कर देंगे। 3,60,000 इंटू कितना है 6 है एक्सेस, टोटल दिया है 18, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1,20,000। बुक में अलग तरीक़े से दिया हुआ है, वो
बेकार है, कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपली ऐसा हमेशा करिएगा एक ही तरीका से, जितना इंटरेस्ट है इंटू जितना डिसअलाउ है बाय जो जितना टोटल है, इजीली आपका निकलेगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमेशा डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐड बैक हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स वाला हम डिप्रिसिएशन लेंगे, तो यहाँ पर भी हम ऐड बैक कर देंगे डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑन अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कितना है 1,10,000। ठीक है, अब क्या है डोनेशन, हम देखे थे ऐड बैक हो जाएगा, डोनेशन कितना 80,000 प्लस 70,000, पूरा ही 1,50,000। डोनेशन का क्या एक बार नोट नंबर देख लेते हैं हम, तो क्या लिखा हुआ है, डोनेशन पेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 since it is not laid out wholly or exclusively for the purpose of business or profession, hence the same has to be added back while computing the business income। ठीक है, इस बोल के डोनेशन हमारा एड बैक पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है स्पॉन्सरशिप फी फॉर लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट, दिया हुआ है 4 लाख रुपया, तो ये वाला हमारा कुछ भी नहीं होगा इसका, क्यों, देखिए नोट्स में देखिए, सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म आउट ऑफ बिजनेस एक्सपीडियंसी एंड इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37। तो हमें ये जो बेसिकली सारा डिडक्शंस वगैरह का ध्यान ये रखना होगा कि कौन सा हमें अलाउड है कौन सा नहीं अलाउड है। तो ये स्पॉन्सरशिप फी जो है वो एक प्रमोशन बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए अलाउबल है, तो इसका ऑलरेडी हमें डिडक्शन मिल गया है नॉर्मली, तो ठीक है, इसे हम एड बैक नहीं करेंगे, नील रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, गोल्ड कॉइन्स के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है 5 लाख का, अवॉर्डेड टू कस्टमर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शोरूम इनॉग्रेशन, मतलब कितने लकी कस्टमर्स हैं, उन्हें गोल्ड कॉइन्स दिया गया है 5 लाख रुपए का, और हर गोल्ड कॉइन जो है वॉज लेस देन 10,000 एंड 1 कॉइन वॉज गिवन फॉर ईच ऑफ द बायर्स ऑन दैट डे सिलेक्टेड थ्रू लकी डिप। नो TDS वॉज ऑन सच गोल्ड कॉइन्स गिवन टू द, नो टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सच गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो ये वाला भी हमें एज एन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37, क्योंकि 10,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है ये जो एक्सपेंस किया गया है पर इंसान का। तो वही अब नोट्स देख लेते हैं, अलाउड एज एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37, नो डिसअलाउंस वुड बी अट्रैक्टेड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स सिंस द वैल्यू ऑफ द गोल्ड कॉइन अवॉर्डेड टू ईच कस्टमर डज नॉट एक्सीड 10,000। 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है इस बोल के हमारा TDS जो नहीं कटा है उस लिए डिडक्शन, मतलब उसके लिए हमारा डिसअलाउंस नहीं होगा। ठीक है, अगर 10,000 से एक्सीड कर जाता और TDS तब नहीं काटते और तब हम लोग का डिसअलाउ हो जाता है एक्सपेंडिचर, बट अभी इस केस में नहीं होगा, इसलिए नल हम, ठीक है, हम इसे डिडक्शन एज डिडक्शन हमें लिया हुआ है, ठीक है, इसे हमें ऐड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी कौन सा पॉइंट छूटा है, वो रेंट वाला पॉइंट छूटा है, वो देख लेते हैं। मंथली रेंट पेड टू पार्टनर राम, 5th पॉइंट है जो, मंथली रेंट पेड टू पार्टनर राम फॉर यूज ऑफ हिज प्रेमाइसेस एज गो डाउन 30,000 एंड इट इज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। ये थोड़ा लिख लेते हैं, 1 अक्टूबर 2020 मंथली रेंट जो है राम को दिया गया है फॉर यूज ऑफ हिज प्रेमाइसेस एज गो डाउन 30,000 रुपीज़ एज रेंट दिया। ठीक है, पार्टनर जो है राम, हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 पार्टनर थे राम रहीम, तो यहाँ राम को 30,000 रेंट दिया फर्म ने एंड इट इज़ ऑक्यूपाइड फ्रॉम कब, 1 अक्टूबर 2020। द मार्केट रेट फॉर द प्रेमाइसेस एसेटेड एंड 15,000, मतलब हद है, देखिए 15,000 का 30,000 पे करना है, इतना अच्छा आज के दिन में कौन होता है, पर ये फर्म है, तो ये जो एक्सेस है 15,000 का वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, क्योंकि होना चाहिए 15,000 पर दिखा रहा है कि 30,000 रेंट पे किया है, और नो TDS ऑन द रेंट पेड। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा जो अक्टूबर 2020 से 31 मार्च, ये जो 6 मंथ्स है उसका हम रेंट कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा डिसअलाउ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15,000 डिफरेंस है, 15,000 × 6, ये चीज़ हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा।
और TDS नहीं काटा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा TDS जो है वो बोलता है कि आपका रेंट जो है 1,80,000 पर एनम से जब एक्सीड करता है तभी हमारा रेंट के ऊपर TDS 194I में, आई गेस जितना मुझे याद है 194I में पिक्चर में आता है। तो यहाँ पर 1,80,000 से नहीं हो रहा है, 15,000 इंटू 6 तो 90,000 हो रहा है, तो 1,80,000 से कम ही है। इस बोल के यहाँ पर TDS नहीं कटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के ये पॉइंट डाला है ऐसा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एड बैक करेंगे एक्सेस रेंट पेड टू पार्टनर डिसअलाउड, कितना 30,000 माइनस 15,000। अब दिखा दोगे इतना एक्सेस है, 13,000 15,000 इंटू फॉर 6 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 90,000। बाकी सबका भी अब दिखा दोगे कि गोल्ड कॉइन वाला नेल और दूसरा वाला भी हम लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट नेल, या फिर हम डायरेक्ट नोट्स में भी लिख लोगे, आप जैसे भी कर सकते हो। फिर ये सब हम ऐड कर देंगे, और कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा। नहीं, और कुछ छूटा नहीं है, तो ये हमारा ऐड बैक हो जाएगा। टोटल कितना हो जा रहा है 16,20,000, ठीक है। अब इसमें हम लेस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स जो है हमारा। डेप्रिसिएशन कितना है देख लेते हैं, बाकी का पॉइंट्स में मिल जाएगा हमें, ठीक है। क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स 2,37,500, एक बार यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, 237,500 दे दिया है टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन। फिर वन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वॉज एक्वायर्ड ऑन 10th जुलाई 2020 फॉर 3 lakhs। ट्रेडमार्क जो है 3 lakhs के लिए एक्वायर किया गया था। द फर्म यूज द ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या आ जाएगा, ये आपका इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा, ये टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया ये ट्रेडमार्क। 3 lakhs का द फर्म यूज द ट्रेडमार्क विद रिस्पेक्ट टू 1 December since there was some dispute in the title of the previous owner and was cleared through court only in November 2020, ठीक है। और क्या दे दिया है, टोटल टर्नओवर फॉर द फर्म इज इतना, अमाउंट रिसीव्ड बाय इतना, द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम इतना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। तो अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स का दे दिया है 2,37,500। जो इंटेंजिबल एसेट है हम जानते हैं, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट का रेट होता है 25%, हम जानते हैं। पर यहाँ पर जो है ये लेस देन 180 डेज यूज़ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा इसका, 25% का हाफ जो कि है 12.5%। कितना में 3 लाख का है, तो 3 लाख इंटू 12.5%, 3 लाख का ट्रेडमार्क दे दिया है ना, तो उसका हम लोग 12.5% ले लेंगे, जो हो जाएगा 37,500। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कितना आ जाएगा 2,75,000। जो ये हमारा ये माइनस ये हो जाएगा, हमारा बुक प्रॉफिट निकल जाएगा 13,45,000 बुक प्रॉफिट। अब इस पर हम क्या लेस कर देंगे, लेस हम सैलरी या रेमुनरेशन एज पर 40B हम वो निकाल लेंगे। एक्चुअल सैलरी कितना है, कितना पे किए थे, 9 लाख रुपया, ठीक है। और बी यहाँ पर इसका बुक प्रॉफिट के हिसाब से निकालेंगे, ऑन फर्स्ट 3 lakhs का 90%, दैट इज़ 2,70,000, और 1,50,000 विच एवर इज हायर, तो क्या लेंगे 2,70,000। और दूसरा बैलेंस पे, बैलेंस कितना है 3 लाख, 13,45,000 माइनस 3 लाख कितना हो जा रहा है 10,45,000, 10,45,000 पे 60%, जो कि हो जाएगा आपका 6,27,000। तो 6,27,000 और ये कितना हो जाएगा 8,97,000, ये आपका निकल जाएगा सी। तो हम जानते हैं ये एक्चुअल या फिर ये विच एवर इज़ लोअर 9 लाख, और ये मैं प्रॉपर प्रेजेंट नहीं की हूँ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है या समझाना मोटिव था, तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं, आई डोंट थिंक इस पर कोई डाउट होगा, स्टिल आई एम रिपीटिंग। तो इसमें से लोअर ऑफ द टू 8,97,000 का हमारा रिडक्शन यहाँ पर लेस हो जाएगा एज पर 40B।
अब हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,48,000 बिजनेस इनकम। ठीक है, उस पर अब हम क्या करेंगे, हमें लेस रिडक्शंस मिल जाएगा जो हम पॉलिटिकल पार्टी और ये जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को दिए थे, तो हमारा ATGGC यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा कैश वाला डिसअलाउड हो जाएगा, नहीं मिलेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से जो है वो हमारे यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा 70,000। ठीक है, तो हमारे कितना हो जाएगा, ये माइनस ये दैट इज़ 3,78,000। ये हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। ये हमारा पहला पार्ट गया कंप्लीट। अब इसे 44 AD लगा के बताना है, वो छोटो सा ही है। 44 AD होने से क्या होगा, देखिए 44 AD इसमें लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है। क्यों लग सकता है कि 2 करोड़ से कम होना चाहिए हमारा टर्नओवर, और हमारे केस में टर्नओवर कितना दिया है, हमारे केस में देखिए लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का थर्ड पॉइंट जो दिया है 80 लाख दिया है, दैट इज़ मतलब इससे नीचे है 80 लाख से हमारा टर्नओवर, वेल विद इन द लिमिट है हमारा। ठीक है, एंड अमाउंट रियलाइज बाय कैश 20 लाख एंड बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT। ये क्यों दिया है कि हम निकाल सके, क्योंकि 8% 6% अलग अलग है। तो 44 80 में बाय कैश होने से कितना हो जाएगा, ये कैश अदर देन कैश, तो हमारा इनकम निकल जाएगा। यहाँ पर हमारा फर्म का इनकम क्या हो जाएगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, बस ये मैं बता रही हूँ कैसे होगा। इनकम कैश में हमारा लग जाएगा 8% ऑफ टर्नओवर और यहाँ पर 6% ऑफ टर्नओवर। तो कैश में कितना रिसीव हो रहा है, कैश में देखिए लिखा हुआ है रियलाइज बाय कैश इज 20 लाख, तो यहाँ पर 8% ऑफ 20 लाख और कितना है, इससे बाकी का कितना निकल रहा है, बैलेंस 60 लाख से, तो 6% ऑफ 60 लाख, यहाँ हो जाएगा 1,60,000 और ये हो जाएगा 3,60,000। ये हमारा टोटल दोनों इनकम आ जाएगा। इस बोल के बाइफर्केशन दिया हुआ है कि हम 2 अलग अलग यूज़ कर सके रेट। और यहाँ पर तो डिडक्शन हम जानते हैं, अभी अभी जस्ट पढ़े थे कि कोई भी जो भी आपका देख लेते हैं, मेरा देखिए कोई भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 से 38 नहीं मिलेगा, तो इसमें बहुत इजी हो जाता है, हमें कोई डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। उसके बाद ना हमें रेमुनरेशन का और इंटरेस्ट का मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली चैप्टर 6A का डिडक्शन नॉर्मली हम जैसे यहाँ लिए थे वो ले लेंगे। ठीक है, तो वही दिखा देते हैं। तो हमारा टोटल इनकम ही हो जाएगा ये प्लस ये, दिस प्लस दिस, ये कितना आ जाएगा 5,20,000। इसमें से लेस हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन ATGGC, वही 70,000 का, क्योंकि दूसरा 80,000 वाला तो कैश है, इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4,50,000। ये क्या है हमारा टोटल इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, इसमें और क्या है इसमें हमें एडवांस टैक्स का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है या कुछ बताना है। एडवांस टैक्स का पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। तो एक बार देख लेते हैं इसके नीचे क्या नोट्स लिखा है। एंगेज द फर्म वांट्स टू डिक्लेयर इनकम ऑफ 3,78,000 एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट. Advance tax has to be paid in 4 installments, in the absence of which interest liability under section 234C would be attracted in respect of shortfall in each of the 4 installments. However, if the firm declares profit of 4,50,000 on presumptive in basis, advance tax has to be paid in 1 installment, in the absence of which interest under section 234C would be attracted for 1 month. यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम जब ये लेते हैं presumptive taxation का लेते हैं, अगर हम ये ऑप्ट करेगा फर्म तो उसको एडवांस टैक्स हमें पता है 44 AD मतलब 1 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और अगर नहीं करता है तो 1 मंथ का 1% हिसाब से इंटरेस्ट इस अमाउंट पे लग जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर वो नॉर्मल प्रोविजन से लेता है तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स देते हैं, जैसे कि 15 जून तक देना होता है, 15 सितंबर तक। तो जो चारों इंस्टॉलमेंट है अलग अलग 3 मंथ्स का जो इंस्टॉलमेंट्स होता है, तो 4 बार एडवांस टैक्स देना होता है। अगर चारों बार नहीं दिया हुआ तो उस हिसाब से पेनल्टी हर क्वार्टर का शॉर्टफॉल के लिए कैलकुलेट करके डाला जाएगा। तो यहीं पर वही बोल रहा है कि हमें बता देना यहाँ पर 1 टाइम जो देना है, अगर नहीं दिया है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको इन शॉर्ट बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि मुझे पता है पेमेंट करना पड़ता है और वहाँ पर क्वार्टरली। तो आई होप आपका ये वाला
क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं फटाफट जाऊँ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रह जा रहा है जो कि 9th क्वेश्चन है और वो खुद में बहुत बड़ा है। तो आई थिंक आई नीड टू कवर दिस इन पार्ट 3। तो यहीं पर ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक रुके हैं मतलब आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा है तो do comment please, because it takes a lot of efforts from my side to create the video, and give a like, और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको अच्छा लगा, कि आपको कोई प्रॉब्लम लगा, और डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।